उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी करीब 2:30 बजे ट्रांजिट कैंप के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल 24 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहने वाले हैं। अब देखिए 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, और जो दूसरी तस्वीर है वो कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है, जहां किस तरीके से धामी के दौरे को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई है, वो आप दूसरी तस्वीरों में देख पाएंगे। तो कार्यक्रम स्थल पर तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का दौरा है, कई मायनों में अहम ये दौरा हो जाता है। साथ ही साथ 24 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी है, जिसमें शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में दौरा है। आप देख सकते हैं ये वो कार्यक्रम स्थल है जहां पे मुख्यमंत्री कार्यक्रम करेंगे और जो सभा है उसको भी संबोधित करेंगे। उसके लिए मंच बनाया गया है। आप देख सकते हैं 2 मंच बनाए गए हैं। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक मंच और है जहाँ पर जो उनके साथ में लोग पहुँचेंगे वो उस मंच पर बैठेंगे। और ये कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो संपन्न होंगे। और कार्यक्रम की अगर हम बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां जो है आयोजक द्वारा वो पूरी कर ली गई हैं। और ये पूरा कार्यक्रम है लघु उद्योग व्यापार मंडल जो है ट्रांजिट कैंप का, उसके द्वारा 5वां वैवाहिक जो शादी समारोह है वो करवाया जा रहा है। आज 24 जोड़ों का जो विवाह है वो यहाँ संपन्न कराया जाएगा। ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। और जो तैयारियां हैं इसकी वो पूरी कर ली गई हैं। चाहे वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनके द्वारा, और जो ये कार्यक्रम आयोजक हैं उनके द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जब जो है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने का इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जो जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के दौरे पर भी रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। जहरीखाल विकासखंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज का सिद्धपुर में प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, विकासखंड जहरीखाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धपुर का 3 कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य किया जाएगा। रिकड़ी खाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धखाल का भवन निर्माण, रिकड़ी खाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बड़खेत का 4 कक्षा कक्ष निर्माण, धूमाकोट के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज धूमाकोट में सभागार का निर्माण कार्य। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामले रुकने के बजाय फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 हफ्तों से राज्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं कोविड के न्यू म्यूटेंट ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में एयरपोर्ट पर वैक्सीन की दोनों डोज और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही राज्य में एंट्री मिल रही है। इसके अलावा बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग की जा रही है। हालांकि सड़क मार्ग से आने वाले लोग जिन पर कोविड की दोनों वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट है, उनको एंट्री मिल रही है। ओमिक्रॉन वायरस होने की पुष्टि यहाँ पे जनपद देहरादून में अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, क्योंकि हम जितने भी केसेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए डून मेडिकल कॉलेज हम लोग भेजते हैं। और अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि फ़िलहाल नहीं हुई है ओमिक्रॉन की। लेकिन हमारा फोकस अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन पे है। जैसा आप अवगत हैं, फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हमने 100% कर दिया था, जो हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन था, और सेकेंड डोज में भी हमने 80% टच कर दिया है। और रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, प्रशासन की ओर से क्या सख्ती बरती जा रही है, सरकार की ओर से क्या सख्ती की गई है, क्या और जानकारी आपके पास? बिल्कुल गुंजन, देखिए अगर उत्तराखंड में बात करें तो पिछले 3 से 4 हफ्ते ऐसे हैं जहां पर कोविड के जो मामले हैं उनमें इजाफा हुआ है। और इन्हीं मामलों में जो इजाफा है वो चिंता को बढ़ा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले अगर 24 घंटों में देखें तो 21 नए मामले उत्तराखंड में आए हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है कि अगर वो उत्तराखंड आते हैं तो उनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले एंट्री को लेकर बात है। अगर आप हवाई मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं तो आप पे भले ही चाहे कोविड की दोनों वैक्सीन लगी हो, लेकिन फिर भी आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही
उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा जो सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं ऐसे लोगों के लिए अगर 2 डोज का सर्टिफिकेट उनके पास है तो उनको एंट्री दे दी जाएगी। और अगर कुछ संदिग्ध अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनमें सिम्टम्स हो सकते हैं तो ऐसे लोगों की बॉर्डर्स पर जो है RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें स्पष्ट करनी ज़रूरी है कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी प्रदेश में अगर बात करें तो राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन जो कोरोना का न्यू म्यूटेंट माना जा रहा है उसकी अभी तक कोई भी पुष्टि यहाँ पर नहीं है, एक भी मामला अभी उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन जो सामान्य कोविड है वो उस कोविड के मामले भी लगातार आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में अभी भी 151 एक्टिव केस हैं कोरोना के, जिसमें से कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और कई लोग घर में भी क्वारंटीन हुए हैं। ऐसे में जो इजाफा उत्तराखंड में हुआ है कोविड के मामलों में, इस इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि लोग इसको समझें, क्योंकि अब तमाम चीजें बहुत सामान्य हो गई हैं। बिल्कुल रवि, इसकी जरूरत भी नजर आती है क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा भी कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन सावधानी जरूर बरती जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से जनता का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। अगर अभी चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे और सीएम के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन सी है, देखिए इस रिपोर्ट में। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर उत्तराखंड में अभी चुनाव होते हैं तो नतीजा क्या रहने वाला है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा को उत्तराखंड में 40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 36% वोट मिल सकते हैं। वहीं आपको 13% वोट और अन्य पार्टियों को करीब 11% वोट मिल सकते हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड के वोटर्स के मूड में 4 महीनों में कितना बदलाव आया है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक सियासी हवा कितनी बदली और किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। सर्वे के नतीजों पर गौर करें तो भाजपा को 33 से 39 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 29 से 35 सीटें, आपको 1 से 3 सीटें और अन्य दलों को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में ये भी सवाल पूछा गया कि पहाड़ पर सीएम के तौर पर जनता की पसंद कौन से नेता हैं, जिसके जवाब में सीएम पुष्कर सिंह धामी को 27% जनता पसंद करती है, जबकि हरीश रावत को 33%, अनिल बलूनी को 18%, कर्नल अजय कोठियाल को 9% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। चुनाव करीब आते ही वोटरों का मूड भी पल पल बदल रहा, जिस वजह से 2022 का चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे। काशीपुर से खबर, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा है। 14 दिसंबर को काशीपुर दौरे पर अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे केजरीवाल। आप कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारी भी इसको लेकर काफी तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा 14 दिसंबर को काशीपुर के दौरे पर केजरीवाल रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून विधानसभा परिसर में सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है। विधानसभा के अंदर बनी अतिरिक्त सड़कों की गुणवत्ता खराब है। हाल ही में बनी परिसर के अंदर सड़कें टूटने लगी हैं, जिस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यदायी संस्था के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सड़क का निर्माण किया गया, वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा और इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदन में नहीं उठाई, ये जो मैंने देखा तो उसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई काम अगर खराब होगा तो उसके जांच को आदेश दिए जाएंगे। वहीं उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। हरीश रावत ने खनन को लेकर विरोध जताया। हरीश रावत का कहना है कि अवैध खनन हो रहा है, मगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैंने पहले ये जानकारियां मुझे थी कि इस वर्तमान सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनैतिक तरीके से खनन के माध्यम से सिर्फ पैसे कमाना है, और वो पैसा उत्तराखंड की जनता के हित में नहीं, यहाँ सरकार में बैठे हुए बड़े नेताओं की जेबों के लिए कमाना है। ये उत्तराखंड के बेरोजगारों की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ है
उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। और आज तो अति हो गई जब कल हमने सुना कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसे पत्र जा रहे हैं कि जो अवैध खनन कर रहे हैं उनको चालान भी उनके चालान निरस्त कर दिए जाएं, ये आदेश जा रहे हैं। बहुत समय पहले कहा था कि मैं दो चीज़ों से बहुत आहत हूँ। एक तो जो राज्य के अंदर अंधाधुंध खनन हो रहा है, मैं उससे आहत हूँ, और दूसरा कि सरकार को गैरसैंण भराड़ीसैंण में ठंड लग जा रही है और इसलिए देहरादून में सत्र कर रहे हैं। मैंने कहा देहरादून का भी अपमान है, ये भराड़ीसैंण और उत्तराखंड का भी अपमान है। मैंने कहा मैं अपना सांकेतिक विरोध प्रकट करने यहाँ पर उपवास पर, यहाँ पे सांकेतिक उपवास। सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को निरस्त कर दिया है, जिस पर अपनी खुशी जाहिर की है। चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता ब्रजेश सती ने इसके लिए सरकार का आभार जताया। दो साल बाद देवस्थानम एक्ट विधानसभा से निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर लगातार तीर्थ पुरोहितों की ओर से मांग उठ रही थी और अब इस विधानसभा में भी इसे निरस्त कर दिया गया है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 आज सदन से पारित हो गया है। इसके लिए मैं चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हकों पुजारी रावलों की ओर से पुष्कर धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा उनके कैबिनेट के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस एक्ट को वापस लेने में अपना सहयोग दिया। अब आपको दिखाते हैं देवस्थानम बोर्ड के गठन से लेकर निरस्त होने तक अब तक की बड़ी बातें क्या हुई, वो अब आपको बताते हैं। गठन से लेकर निरस्त तक क्या हुआ। 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई। 5 दिसंबर 2019 में सदन से इस विधेयक को पास किया गया। इसके बाद 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दी। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड का सीईओ नियुक्त हुआ। इसके बाद 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड का पुरोहितों ने विरोध भी शुरू कर दिया। 11 सितंबर 2021 को सीएम धामी ने संतों को बुलाकर विवाद खत्म करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद 30 अक्टूबर 2021 तक विवाद निपटाने का आश्वासन दिया गया। 30 नवंबर 2021 को सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया और उसके बाद 11 दिसंबर 2021 को विधानसभा में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पास कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इस बार बसपा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। हरिद्वार जिले से कई सीटों पर कभी बसपा का दबदबा रहा करता था, मगर पिछले कुछ चुनाव से बसपा को जीत नसीब ही नहीं हो रही है। मगर 2022 के चुनाव में बसपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की बात कर रही है। पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। खासकर मैं बात करूं हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार जिले की जनता यहां से 11 सीटें हैं और 11 की 11 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने का काम करेगी। कांग्रेस भी अब सैनिकों को रिझाने की सोच रही है, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली से होगी। इसी को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों और 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की रैली को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की। विकासनगर से भी रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी बुलाई गई। इसके साथ ही पूर्व विधायक नव प्रभात ने कहा कि 4.5 साल में क्षेत्र की अनदेखी हुई है और वो इसके लिए लोगों के बीच जाएंगे। क्षेत्र के समस्त स्वीकृत योजनाओं को जिस तरीके से उपेक्षित किया गया और पिछले 1 माह से जिस तरीके से नौटंकी की जा रही है, उन सारी की सारी स्वीकृतियों का जो मेरे कृषकों से संबंधित भी है, लोगों की सुविधाओं से संबंधित भी है, मेरे शहरों से संबंधित भी है, 5 साल तक जिस तरीके से लोग उसको भूले रहे, ये मेरे लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मैं इसके लिए पूरे क्षेत्र में जन जागरण का कार्य करूंगा। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर काशीपुर में उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के पुलिस, प्रशासनिक और आबकारी अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान चुनाव में आपसी समन्वय पर जोर दिया गया।
वहीं सीडीएस बिपिन रावत के निधन से देश आहत है। उन्हें जगह जगह श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देहरादून डिफेंस एकेडमी में भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। यहां ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट्स ने भावुक मन से जनरल साहब को याद किया। की घड़ी है हम सबके लिए। आज 11 दिसंबर है और आईएमए की पीओपी भी आपको मालूम है और जनरल बिपिन रावत को आज देहरादून आना था। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज वो पीओपी में देहरादून में होते। बस मैं आज यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, जनरल साहब और जितने भी ऑफिसर्स आज हमको छोड़ के गए हैं, बहुत दुख की बात है, लेकिन हमको एट द सेम टाइम उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो उनके साथ थे, जिनका शायद जिक्र नहीं हो रहा है, जिनमें नायक हैं, हवलदार रैंक के हैं, लांस नायक रैंक के हैं। उनकी भी फैमिली इतनी दुखी है जितने की। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के मौसम की भी बात कर लेते हैं। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर से फिर एक बार मौसम करवट लेगा और प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। उत्तराखंड में 15 और 16 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही पहाड़ी जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई जा रही है।